Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लोग पेपर 1 का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं जो कि आज हमारा उत्तराखंड सेट का एग्जाम हुआ है। तो ये जो हमारा सेट एग्जाम हुआ है नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, एक प्रॉपर मॉक टेस्ट का काम करेगा क्योंकि आप लोगों को भी मॉक टेस्ट है, सिमिलर आपका सिलेबस है। नो डाउट ये काफ़ी सालों के बाद हुआ तो क्वेश्चंस का जो लेवल रहा है वो काफ़ी मतलब इजी टू मॉडरेट रहा। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हम नहीं बोल सकते हैं, इजी पेपर रहा है। और जिसने अच्छे तरीके से इवन यूजीसी नेट का सिलेबस किया तो बहुत अच्छे से यहाँ पे पेपर 1 में अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। उसके अलावा आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में मैम यहाँ पर हमें ये आंसर लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है @प्रीति पेपर 1। आप मुझे वहां पे डाउट रेज कर सकते हैं, आई विल क्रॉस चेक दैट क्वेश्चन। आंसर किया आपका 99% करेक्ट है, ट्राइड माय बेस्ट। एक आध क्वेश्चन जैसे काफी बार कुछ क्वेश्चन हाइपोथेटिकल होते हैं तो उसमें अगर अप एंड डाउन आपको लगता है तो प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन भी चेक करते रहिएगा। इन केस कुछ डाउटफुल है तो वहां पर मैं पिन करवा दूंगी, और उसका जो कंसर्न है आप लोगों को वो मैं टेलीग्राम पे भी आपको प्रोवाइड करूंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट टू लाइक एंड शेयर दिस, सब्सक्राइब द चैनल ताकि बाकी सेट या नेट जो भी एग्जाम्स है उसका अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, उसकी क्लासेस का बेनिफिट उठा पाए। एंड दीज आर द टाइमिंग ऑफ माई फ्री क्लासेस: 10 बजे यूट्यूब, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड 11:30 आप लोगों का ऐप पे। हम दोनों की जो पेपर 1 है 5 यूनिट्स तुलिका मैम लेते हैं 5 में, तो ये लगा लीजिए मंडे टू सैटरडे आप लोगों का 10 बजे यूट्यूब पे आपको आना है और 11:30 आपको ऐप पे। और इसी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ के लिए डू ज्वाइन टेलीग्राम, ताकि आपको बाकी क्लासेस की पीडीएफ अपडेट है, डिस्कशन है, डाउट है, या कोई भी आपका अपडेट आता है यूजीसी का, वी कैन शेयर ओवर हेयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फाउंडेशन कोर्स हमारे शुरू हो चुके हैं जिसमें आपके आंसर की भी आपका इवन यूजीसी नेट का भी आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फाउंडेशन कोर्स में स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने प्रिपरेशन पेपर 1 और पेपर 2 की करने के लिए, देन यू कैन गो फॉर द सेम। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। यहाँ पर वैलिडिटी आपका जून 24 एग्जाम डेट तक रहेगा। इसमें आपको यूजीसी नेट सेट दोनों की प्रिपरेशन मिलती है बिकॉज सिलेबस आपका कॉमन है, क्लासेस लाइव रहेंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये मेरी PRITIHWD ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव की मैं एक बार स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग उसकी आंसर की को भी डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट, आई होप अब स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। ये इसी थोड़ा सा ब्लर है तो धीरे धीरे मैं इस चीज को आप लोगों को शो करूंगी। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड द भोपाल डिजास्टर अकर। ये आप लोगों का यू सेट का एग्जाम है, एक सेकंड दीजिएगा। ये आप लोगों का व्हाट हैपेंड विद इट, एक सेकंड दीजिए। आई गेस इट्स नॉट वर्किंग। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे इसको इस तरीके से इस पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये आप लोगों का व्हेन डिड द भोपाल डिजास्टर अकर, भोपाल डिजास्टर कब हुआ था, ये आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 दिसंबर 1984। ये सेकंड और थर्ड की नाइट माना जाता है तो काफी जगह आपको 2 दिसंबर भी, बट इससे हमारा ऑप्शन में यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लैरिटी ला दी है कि 3 दिसंबर ही चारों ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो इसका आएगा 3 दिसंबर 1984। ये क्वेश्चन ना, ये दो क्वेश्चन ऐसे जो यूजीसी नेट जब आपका यूजीसी कंडक्ट करता था, सीबीएसई कंडक्ट करता था, उन दिनों में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ना वो वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर 1 में पहले मैंने कहीं पे देखा हुआ है, पेपर 1 में पूछा जा चुका है कि मालगुडी डेज है उसको, ये जो फेमस बुक है किसने लिखी है, तो यहाँ पर इनके लेखक कौन है, R K नारायण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम आर्सेनिक टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा विकार मनुष्य में क्या पैदा करता है, आर्सेनिक विषाक्तता से होता है। तो यहाँ पर बेसिकली स्किन कैंसर वगैरह आप लोगों का इसमें काउंट किया जाता है, तो इसमें जो बेस्ट आंसर है डिसऑर्डर ऑफ स्किन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आप लोगों का, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट सच एज मशरूम, गैर पैरासिंथेटिक पौधे जैसा कि मशरूम जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, डिकम्पोजर, पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स। तो ये इसका आंसर जाएगा सेप्रोफाइट्स। नेक्स्ट आता है
फॉरेस्ट कटिंग इज अनडिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉइल इरोजन। बिल्कुल सही है कि फॉरेस्ट कटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट को कट करते हैं तो मिट्टी का कटाव होता है, मृदा अपरदन होता है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट रिड्यूस द इंटरसेप्शन ऑफ रेन वाटर। जंगलों का जो कटान है वर्षा जल के अवरोधन को कम करता है। अब क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर ए तो आप लोगों का क्या है, ट्रू है। ठीक है, कटिंग क्योंकि क्योंकि भी लगा के देखते तो एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर क्या आ जाता है, करेक्ट आ जाता है। ए एंड बी आर टू ब्रदर्स। ए और बी क्या है, दो ब्रदर्स हैं। एक्स इज वाई वाइज ब्रदर। एक्स जो है वाई का भाई है और वाई इज एज मदर, ए की मदर। ठीक है, ए की मदर कौन है, वाई। तो यहाँ पर ये एक जनरेशन का रिलेशन बन जाता है और बोलता है एक्स इज वाइज ब्रदर। तो हु इज एक्स टू बी, एक्स का बी के साथ क्या कनेक्शन है, तो ये क्या आ गया, इनका मेटरनल कनेक्शन आ जाता है, तो मेटरनल अंकल आ जाएगा। होबी इज कोडेड एज, होबी को अगर लोबी यहाँ पे HOBBY, होबी को क्या है, लॉबी रखा है, और इसको यहाँ पर क्या रखा गया है, मोबी। तो बोबी को क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा कॉबी। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग गेम, हॉकी एंड मैथमेटिक्स। देखो, गेम आप लोगों की एक बड़ी यूनिट है, उसमें हॉकी एक छोटी यूनिट आ जाती है ना। मैथमेटिक्स एक एजुकेशनल सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टूडेंट की बात करता तो हम लोग कॉमन भी स्टूडेंट हैं, वो आप लोगों की गेम्स और हॉकी किसी को भी पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो बेटर आंसर मुझे लगा है, इसका ऑप्शन ए जाना चाहिए। नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट डे ऑफ वीक ऑन 22 मई 2012। तो ये आंसर आपका आएगा ट्यूसडे। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी जस्ट हम लोग आंसर की पे फोकस्ड है, और मैं बार बार इसी चीज को रिपीट करती हूँ। इन केस आपको लगता है कि मैम इसका आंसर हमें ये लगता है, तो आई विल क्रॉस चेक दैट। ठीक है, 99% ये आंसर की है। एक आध क्वेश्चन जो हाइपोथेटिकल एग्जाम, जैसे कि आपने एनटीए की आंसर की भी देखी, काफी कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, हम उस कॉम्पोजिशन को कैसे लेते हैं, एग्जामिनर ने उसको कैसे किया, वहां पर अप एंड डाउन होता है। देन आई विल क्रॉस चेक। आप मुझे रेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे। ये बहुत ही 100% श्योर हम क्वेश्चन इसको बार बार मानते, चाहे नेट है या सेट है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल। मेल डिलीवरी, तो यहाँ पर SMTP। ठीक है, SMTP क्या होता है, मेल डिलीवरी के लिए। और अगर आप POP आ जाता, हालांकि वो भी मेल में है, तो सेंडर लेवल पे क्या आ जाता है, SMTP, और POP किस पे आ जाता है, रिसीवर पे आ जाता है। HTML इज यूज फॉर, HTML हम किस लिए यूज करते हैं, HTML का बेसिकली क्या, डेटाबेस के लिए, नो। क्या अकाउंटिंग के लिए, नो। तो इसको यूज किया जाता है फॉर वेब डिजाइनिंग। अगला क्वेश्चन आता है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट की एक व्यापक सूचना प्रणाली, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर डॉक्यूमेंट टू बी कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट किया जाता है बाय हाइपरटेक्स्ट लिंक। और ये कैसे करते हैं, हाइपरटेक्स्ट लिंक। तो ये आपकी क्या कहलाती है, देखो TCP/IP भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो अब एग्जामिनर की इंटेंशन इसके ऊपर है कि www है वेब ब्राउजर, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, वेब ब्राउजर को एक्सेस करते हैं। और www क्या है, एक सर्विस है जो कि हम लोग इस पे यूज करते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल चला जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट वर्क बिकॉज एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट यूज द सेम सेट ऑफ रूल। यहाँ पे हिंट क्या दे रखा, सेम सेट ऑफ रूल और स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू, इसने कीवर्ड क्या दिया है, सेम सेट ऑफ रूल। तो इसके अंदर ISDN चला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये क्या होता है, एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं जो डेटा वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। किसी क्वेश्चन में अप एंड डाउन होता है तो आप ना कमेंट सेक्शन भी चेक करते रहिएगा। ठीक है, ताकि मैं वहां पर उस चीज को पिन कराऊं, वो अपडेट आप वहां पर नोट कर पाए। ये क्वेश्चन अभी मुझे ऑफिशियली नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए होल्ड पे रखिएगा। एज पर द गाइडलाइन बाय UGC एंड academic integrity और plagiarism, the percentage of content similarity allowed is, भी आपको पेनल्टी भी ना लगे, एक्सेप्टेबल है, वो आपकी है 10%। और ये अभी UGC नेट में पिछले 3-4 साल से 3-4 साइकिल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इससे ज्यादा करते हो तो फिर आपको अलग अलग लेवल की पेनल्टी लगाई जाती है।
स्टेट मस्ट स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी। 6% ऑफ जीडीपी स्टार्टिंग में कहाँ से बात हुई थी आपकी? कोठारी कमीशन ने, कि अपनी जीडीपी का 6% किस पे खर्च किया जाए? एजुकेशन के ऊपर। एपेक्स एजेंसी, ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या बोला है, एपेक्स एजेंसी दैट रेगुलेट हायर एजुकेशन, तो वो कौन करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 20, इन नैक ग्रेडिंग व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फैक्टर, इसमें कौन सा एक फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता है? कुछ फैक्टर नैक जब ग्रेडिंग की जाती है, कुछ फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, उसका करिकुलम क्या है, ठीक है, या फिर टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन क्या है, रिसर्च इनोवेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग प्रोसेस रिसोर्सेज क्या आते हैं, स्टूडेंट का सपोर्ट प्रोग्रेशन क्या है, इंस्टीट्यूशन की वैल्यू क्या है, या फिर गवर्नेंस मैनेजमेंट लीडरशिप, वो सारी चीजें क्या है? मतलब 7 to 8 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। तो ये फैक्टर तो इसका इन है। उनका रिसर्च पब्लिकेशन वो सारे लेवल कैसा है? एमिनेंस स्टेटस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉट कंसिडर्ड आपका यहाँ पर बोला जाता है। तो ये इसका विच इज, ये तो कंसिडर किया जाएगा, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। भारत सरकार द्वारा अपग्रेडिंग करनी है, तो द बेसिक एमिनेंस स्टेटस है, अगर क्वालिटी मैनेज नहीं करेगा तो आई गेस वो भी, वहां पर भी ग्रेडिंग नहीं मैटर करता, क्योंकि फैक्टर की बात आया है। तो प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट ऐसा कुछ, ऐसा फैक्टर आप 7-8 फैक्टर देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो नहीं है आपका। रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, किसका है ये? हायर एजुकेशन का। किसने ड्राफ्ट किया है? यूजीसी ने। स्कूल की बात आता तो हम किसकी बात करते हैं? एनसीईआरटी की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, अधिगम उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? कि अपना जो इंटेंटेड लर्निंग थे वो आउटकम मिले। आउटकम ऑफ टीचिंग क्या है? एजेंडा क्या है? या पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ उसी को माना जाएगा? तो आई गेस जो भी इंटेंडेड आप लोगों ने माना था कि ये मुझे रिजल्ट मिले, तो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम विल बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंटली एबल लर्नर, समावेशी जो शिक्षा है दिव्यांग विद्यार्थियों के मुख्य धाराईकरण को भी प्रोत्साहित करता है समावेशी के अंदर, तो ये बात सही है। लेकिन वी मस्ट नोट हैव स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारे पास नहीं होने चाहिए, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर देखो, अगर आप लोग डिफरेंटली एबल लर्नर्स के लिए स्पेशल कुछ करेंगे, तो डेफिनेटली उनके अंदर के जो अलग हम बोल सकते हैं हुनर है, वो हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या लगता है? इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स, डी इसका जाना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च, एक गुड रिसर्च का क्या क्राइटेरिया हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन में ना मोस्टली आंसर आपको सही लगेंगे, इसमें दी बेस्ट को उठाना है, और यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिनर की इंटेंशन का भी हमें आंसर की के बाद ही पता चलता है। सो रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नोट टू अराइव एट एन आंसर, नॉट ए मतलब सॉलिड ऑप्शन। क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च पूछा है ना। ऑल द assumptions फॉर द स्टडी शुड बी एक्सप्रेसिवली mentioned। और सिस्टमेटिक, आप करेक्टरिस्टिक्स में भी देखते हैं कि सिस्टमेटिक होनी चाहिए, महत्वपूर्ण उसकी समीक्षा होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आपका सी जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, क्या ऑब्जेक्टिव है? हाईली फोकस्ड और फिजिबल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नोट प्रेजेंटेड ब्रीफली, ब्रीफली, तो ये तो हम अवॉइड कर सकते हैं। लेस इमीडिएट प्रोजेक्ट आउटकम, तो लेस क्यों? अच्छे से हमें जब रिसर्च करना है तो इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जाना चाहिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी मेनली यूज्ड फॉर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कब यूज करते हैं? कि जब हमारे पास चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, जब हमारे पास बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं होती है किसी चीज की या उस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो हम जैसे गूगल पे है, गूगल पे हम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ आइटम आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन, और अकॉर्डिंगली हमने प्रायोरिटीज डिसाइड की कि ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बेटर है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे जाना चाहिए। टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी टू, टाइप 1 क्या है? रिजेक्ट किया हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू। नेक्स्ट है विच वन इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर, तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन आता है। नेक्स्ट ये आपका विमेंस के ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। विमेंस का जो एडवर्टीजमेंट है, या फिर ये लगा लीजिए डेनिग्रेशन ऑफ विमेन इन फोटोग्राफ एडवर्टीजमेंट, उसके ऊपर ये पैराग्राफ दे रखा है। तो ये जैसे कि यहाँ पे पैसेज सेज दैट द बिल टू प्रोहिबिट मीडिया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन, यह गद्यांश कहता है कि यह विधेयक मीडिया को महिलाओं के शोषण को प्रतिबंधित करने हेतु हैज बीन मेड इनटू ए लॉ, has been discussed in union cabinet, being drafted,
और गोइंग टू क्रिएट ए लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। किस चीज को बताना चाहता है? तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, न्यूज दैट द यूनियन कैबिनेट हैज कंसीडर्ड द ड्राफ्ट ऑफ ए बिल टू प्रोहिबिट। क्या किया है यहाँ पर? एक विधेयक जो कि महिलाओं के चित्रों, विज्ञापनों, चलचित्रों द्वारा बदनामी को प्रतिबंधित करने हेतु संज्ञान में लाया गया है। ठीक है, एक तरीके से ये फाइनल कानून नहीं बनाया गया है। ठीक है, डिस्कस्ड या फिर इधर इनमें से इसमें ये आपका कंट्रोवर्सी, ये भी आप लोगों का नहीं जाएगा, तो बी और सी के अंदर इसका आंसर जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है, इधर अगर हम देखें, ये आपका आता है डेनिग्रेशन इज द फ्रेजेस। डीनिग्रेशन ऑफ विमेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी की छवि को धूमिल करना। तो यहाँ पर इसका डी आंसर जाना चाहिए। Which of the following media can be labeled as the worst in denigration of women? किस मीडिया को महिलाओं को बदनाम करने का सर्वाधिक श्रेय दिया गया? तो इसमें तीनों का ही जिक्र किया गया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, देखो यहाँ पर बोला गया है, इधर 3 मीडियाज की बात किया, जैसे प्रिंट मीडिया भी है, फिल्म भी है, टेलीविजन भी है, इन सभी की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ एक बार आप पूरा आप रीडिंग कर लेना पैराग्राफ की। मेन आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन पे 34 पे। कम्युनिकेशन नीड्स, कम्युनिकेशन किस चीज का रिक्वायरमेंट मानता है? तो कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए? एक सेंडर होता है, रिसीवर, चैनल, तो ऑल ऑफ द अबव जाएगा। माइक्रोफोन इज ए हाई फाई इंस्ट्रूमेंट है। हाई फाई का मतलब क्या होता है? जैसे वाई फाई वायरलेस फिडिलिटी है, तो यहाँ पर फाई का मतलब क्या होता है? फिडिलिटी। इन विच ईयर यूजीसी स्टार्टेड एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन टीवी? तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1984 के अंदर। टीचर कम्युनिकेशन विल बी मोर इफेक्टिव। टीचर का कम्युनिकेशन और इफेक्टिव हो सकता है। टीचर इज ए मास्टर इन सब्जेक्ट, ये बहुत ज्यादा आपका सॉलिड नहीं लगा मुझे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करता है। स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, या तो कम्युनिकेशन की बात क्या है और भी ज्यादा इफेक्टिव। तो हालांकि बेस्ट आंसर मुझे ये लगता है, प्रिपेयर ए गुड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड। अगर अच्छी संख्या में वो क्या करता है? अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग करता है। कहता है अगर फोटोज के साथ हम किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, वो और ज्यादा इफेक्टिव हम तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर बच्चा जहाँ जिस चीज को जानता है वो उस चीज में इंटरेस्ट लेगा, और क्लास का इंटरेस्ट बनेगा तो डेफिनेटली डिलीवरी ऑफ कंटेंट इजी रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को डाला गया है। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज, अगर रिसीवर को जिस हिसाब से सेंडर भेजना चाहता उसी तरीके से उसने रिसीव कर लिया, तो डी आंसर। 3 + 5 16 है, 7 + 9 आपका 64 है, और 10 + 12 आप लोगों का 21 है। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर है? इधर क्या कर रखा है? दोनों नंबर को ऐड करके, जैसे मैं लिख दूं ना a + b का 2, ये ना स्क्वायर करके इसने डिवाइड कर रखा है। जैसे 3 + 5, और ये क्या आ जाएगा? 3 + 5, ये 2, तो ये आ जाएगा आप लोगों का इस तरीके से 64 और 4, तो ये क्या आ जाएगा? 4 × 1 = 4 × 6 = तो ये 16 आ गया। इसी तरीके से जब 11 + 3 / 2 करते हैं स्क्वायर, तो आपका ये 49 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देती हूँ, आई होप विजिबल है सारे स्टूडेंट्स को। इधर देखो क्या बोला है, इधर हम लोग देखते 8 और 5 का स्क्वायर 169, 6 और 2 8 का स्क्वायर 64, 6 और 3 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 81, 8 और 3 11 का स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ पे 121 आंसर आ गया। नेक्स्ट इधर देखिएगा DEFGH, तो पहला लेटर F, देन उसके बाद क्या है? GHIJK, तो यहाँ पे I, फिर VWX, फिक्स आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक मिनट, राइट साइड भी देख लेते हैं। ये राइट साइड में ये दे रखा है, ये हमारा हो गया है। कोलकाता को अगर ऐसे कोड किया है तो वाराणसी को कैसे कोड करना? आप देखो JKL +1 है, O के बाद किया MNO, PQ +2 किया, देन L के बाद इधर O किया +3 किया, तो 1 +1 +2 +3 +4 इस तरीके से अल्फाबेट एडिशन हुआ है। यू विल गेट ऑप्शन A। A is father of C and X is the son of Y, तो इस तरीके से जब इसको कैलकुलेट करोगे, A is father of C and X is the son of Y, son of Y. E is the brother of A, E is the brother of A, ये दोनों ब्रदर्स हैं। If C is sister of X, C is sister of X, ये क्या है? सिस्टर है।
देन हाउ y इज रिलेटेड टू e का y से क्या कनेक्शन है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो ये सिस्टर इन लॉ में आ जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस एंड दिस, तो ये आप लोगों का पूछा गया है कि कितना परसेंटेज का आएगा। तो ये आ जाएगा अराउंड 20%। आप लोगों का कैलकुलेट करोगे तो 20% आ जाएगा। लास्ट आपका डीआई बहुत इजी पूछा गया है। डीआई में देखो पाई चार्ट दे रखा है, आपको बोला है टोटल एडमिशन इतने और पोस्ट ग्रेजुएट में इतने स्टूडेंट है, ये ग्रेजुएशन में और टोटल एडमिशन इतने। पहला क्वेश्चन देखो, फिर आप ऑटोमेटिक कर पाएंगे। डिफरेंस इन एडमिशन इन ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का एक कॉलेज का डिफरेंस निकालना है। तो आप पीजी में देखो, पीजी में टोटल कितना है, इधर देखो पोस्ट ग्रेजुएट में टोटल है 20,000। तो 20,000 का अगर आपने ए में कितना है 20% है, तो 20 से 20 गया, तो इधर आपका कितना आ गया 4,000 आ गया। ठीक है, इधर कितना आ गया हमारा 4,000। ऐसे इधर देखो, अब ये कितना दे रखा 30,000। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लंबा हमें नहीं लिखना पड़ेगा। 20 से 0, सो इधर कितना आ गया 54 आ गया। तो इनका गैप निकालना, तो 5400 में से 4000 गया तो कितना बचा 1400, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एडमिशन इन कॉलेज बी फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। बी में जाओ, 18 का 20%, इधर देखो 18 का 20% आप निकालो, 0 से 0 तो कितना आ गया 3600। और ऐसे बी का यहाँ पे निकालो तो ये कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। तो ये 9600 आ जाएगा इसका आंसर। 6000 प्लस 3600। बी का करना है ना, बी में कितने ग्रेजुएट हैं और बी के अंदर कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, दोनों को प्लस कर दो। नेक्स्ट आंसर ये थोड़ा सा ब्लर है, लेट्स सी कि ये हो पाता है कि नहीं। डिफरेंस इन पीजी एडमिशन एंड ग्रेजुएट एडमिशन कॉलेज डी का, कॉलेज डी में जाओ, उनके पोस्ट ग्रेजुएट और जो ये आपके एडमिशन दे रखे डी में देखो, इधर 12% है। इधर देखिए, तो 30,000 का अगर मैं 12% निकालूंगी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3600 आ गया। ऐसे ही डी के अंदर ग्रेजुएशन निकालो, 10% है तो ये 2000 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 2000, तो ये कितना आ गया 1600। ये आंसर बन गया। बहुत इजी वाला डी है, मतलब 10 नंबर आपके फ्री के हैं। नेक्स्ट आता है ये थोड़ा सा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एडमिशन इन ग्रेजुएट एंड द हाईएस्ट एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन एनी। ये थोड़ा सा ब्लर है तो प्लीज आप इसको एक बार चेक कर लेना। What is the difference between total admission graduate and post graduate in college D and college E है या F दे रखा है। देखो पहले इसमें टोटल निकालना आपको कॉलेज D का, फिर टोटल निकालना कॉलेज F या E जो भी दे रखा है, उनका डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। अगर मैं इसी तरीके से, अगर आप लोगों के पास क्लीन क्वेश्चन है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसको आपको टेलीग्राम पे डिस्कस कर दूंगी। एंड लास्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द, ये आपका कैगा या समथिंग करके न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये क्योंकि मैंने नाम सुन रखा है दैट्स व्हाई मैं इसको अंडरस्टैंड कर पाई। ये आपका कर्नाटका के अंदर है ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये था आंसर की। इन केस कोई क्वेश्चन मिस हुआ है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों का था यू सेट पेपर 1, ये यू सेट 2024 हेल्ड ऑन 2024। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इफ यू फेस एनी डाउट @प्रीति पेपर 1 इसको ज्वाइन कर लो, इसका PDF मैं वहां पर आपको शेयर कर दूंगी। एंड लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।